देखो चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है पहले, फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। नाउ सी, अब रिसेंट ईयर के अंदर मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग economic and social problems like poverty, unemployment, inflation and depression. So world, हम तो देखो ये टेक्स्ट बुक तो 5 साल पहले प्रिंट हुई थी, आज भी ये सारे प्रॉब्लम्स इतने ही है जितने उस टाइम पे थे प्रिंट होने के टाइम पे। उल्टे ज्यादा खराब हुए, गरीबी और ज्यादा खराब कंडीशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया है, इन्फ्लेशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इवन डिप्रेशन भी। ये दोनों अपोजिट टर्म्स है, जहाँ इन्फ्लेशन और वहाँ डिप्रेशन नहीं होता, पर इन अजीब तरह की सिचुएशन का सामना अपने कर रहे हैं, जहाँ पे एक जगह पे चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर खरीदने वाला ना हो तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, प्राइसेस कम होनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस फेज से पूरा वर्ल्ड पास हो रहा है ऐसा। सो वर्ल्ड इज वरीड अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। इट इज अ फैक्ट दैट ईच नेशन हैज ट्राइड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन देयर ओन मैनर्स। सब कोई अपने अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की ट्राई करता है, बट अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं दुनिया की जो छाती ठोक के ऐसा बोल सके कि हमने इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जीत हासिल कर ली है। ऐसा ये प्रॉब्लम हमेशा परसिस्टेंट कंटिन्यूसली होते हैं, एंड दैट्स वाई हमको इन प्रॉब्लम को समझना चाहिए। इसमें से वन ऑफ देम इज अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, कितना भी वो इकोनॉमिकली डेवलप क्यों ना हो जाए, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इट। कभी भी वो फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, ना अचीव कर पाते। एज ए रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे। तो आज के ज़माने का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन इंडिया ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इश्यू। यहाँ पे भी वैसा ही है। दैट इज वाई इन प्लान्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रायोरिटाइज्ड। यानी हमने जो भी प्लान्स बनाए ना, 5-5 साल के प्लान बनाए थे, टोटल मिला के 12 5 ईयर प्लान बनाए थे, और 3 1 ईयर के प्लान भी थे। 1-2 साल बीच में ऐसे भी थे जहाँ पे कोई प्लान नहीं था, पर इन सब प्लान के अंदर हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए। बट इवन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग। तो सही में तो कम होना चाहिए, पर कम नहीं हो रहा है, उल्टा और ज़्यादा खराब हुआ है। ये प्रॉब्लम आज भी हमको इतना ही परेशान कर रहा है जितना इंडिपेंडेंस के टाइम पे कर रहा था। ये शायद हमारे प्लानिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि डेवलपिंग इंडिया के अंदर ऑन वन हैंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और ऑन द अदर हैंड इनसफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर सीरियस। यानी हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पे एक जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आज जो इंसान ने, जो बच्चे ने जन्म लिया, वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। तो उसको नौकरी देने के लिए उस टाइम पे इतनी नौकरियां हमारे पास होनी चाहिए, पर नहीं है। जिन लोगों ने 2000 के टाइम पे जन्म लिया था वो सब आज नौकरी डिमांड कर रहे हैं, पर नौकरियां नहीं है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस हुआ है, क्योंकि एक जगह पे पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। सो अब मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखें इन कॉमन पालेंस, यानी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लोग ऐसा मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क। मुझे काम करना है लेकिन मेरे पास काम नहीं है, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे, अनएम्प्लॉयड मानेंगे। बट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर। सिर्फ ये लेबर का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं।
दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल दूं कि मशीन्स काम नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयड है। जमीन जमीन खाली बंजर पड़ी हुई है, अनएम्प्लॉयड है। पर हम यहाँ पे सिर्फ लेबर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमको फर्क उसी से पड़ता है। जमीन बंजर पड़ी रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसान अगर बेकार बैठा रहेगा तो वो खाएगा कैसे, अपनी फैमिली को पालेगा पोसेगा कैसे। इसीलिए हम यहाँ पे कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट को जब भी समझेंगे तो लेबर के रिलेशन में हम उसको समझेंगे। सो हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को जब भी डिफाइन करेंगे तो माइंड में क्या रखेंगे कि देर इज ऑलवेज ह्यूमन बीइंग हु इज अनएम्प्लॉयड and taken care of. So according to Professor Pigu, a person can be called unemployed only when he is willing to work. वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम मिलता नहीं है, भटक रहा है काम की तलाश में लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। So then that person is known as unemployed. तो अनएम्प्लॉयमेंट होने के लिए सिचुएशन सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि इंसान काम की तलाश कर रहा है लेकिन काम उसके पास है नहीं। In short, unemployment is a situation where a person is ready. मैं काम करना चाहता हूँ, कैपेबल भी हूँ, मतलब मेरे पास इतनी एजुकेशनल या तो स्किल भी है मेरे पास इतनी कि मैं काम कर सकता हूँ, और मैं करंट वेज रेट पे ही काम करने के लिए रेडी हूँ। यानी मैं कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए व उतनी सैलरी। जो देने के लिए आप तैयार हो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, देन आई विल बी कॉल्ड एज एन अनएम्प्लॉयड। According to above definition, at current wage rate, a person is eager and ready to work, but is deprived of work when he is said to be unwilling unemployment or compulsory nature of unemployment. Unwilling का मतलब मर्जी से बेकार नहीं है, आप लोग मर्जी से बेकार बैठे हो, आप लोगों को काम करना नहीं है। Why? Because आपके लिए काम क्यों होगा कि आपकी एज अभी तक 18 ईयर्स की नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप काम करने के लिए रेडी 18 ईयर्स के ऊपर के बाद हो पाओगे। दूसरे कुछ बूढ़े लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद वो आराम कर रहे हैं अब, तो दे आर विलिंगली अनएम्प्लॉयड, विलिंगली अपनी मर्जी से, यानी वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड बोला जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं उस तरह के, हम बात कर रहे हैं अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि जिस अनएम्प्लॉयमेंट में आप चाहते हो काम करना लेकिन आपके पास काम नहीं है, राइट। सो सिमिलरली इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क और उसको काम भी नहीं मिल रहा है, उसको वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड बोलते हैं अपना, यानी वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है। जैसे चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, वीक पीपल, ऐसे लोग जो बार बार बीमार होते हैं और जो सच में काम करना ही नहीं चाहते, सब तरह से ठीक ठाक है लेकिन फिर भी काम नहीं करना है, नफट लोग जिसको बोलते हैं वो। सो दे आर ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द एक्टिव वर्क फोर्स, बट स्टिल हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, उसको अनएम्प्लॉयड बोल नहीं सकते। दिस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब जब इंसान अपनी मर्जी से ही काम करना नहीं चाहता तो उसको अनएम्प्लॉयड कैसे बोल पाएंगे हम। सो नाउ द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट is understood in the supply of active labor force. Supply of active labor force. Active labor force supply includes people in the age group of 15 to 64. Remember, ये आपको MCQ में भी आता है और आंसर इन वन लाइन में भी आता है कि एक्टिव वर्क फोर्स किसको बोला जाता है। तो दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 64 ईयर्स, उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्टिव वर्क फोर्स बोलते हैं। From the meaning of unemployment, it can be said that unwilling unemployment or compulsory unemployment is only a problem. In India also unemployment has become a serious economic problem. इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट में है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एंड कैन नॉट लिव अ सोसाइटी विद डिग्निटी, लिव इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट नहीं मिलता उसको,
काम नहीं है तो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। दैट इज वाई द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन साथ में वो आपके लिए सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, एथिकल प्रॉब्लम। सही नहीं है। कोई इंसान घर में बैठा बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा तो किसको अच्छा लगेगा? तो एथिकल भी नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। बार बार जो गवर्नमेंट है उसको घेरा जाता है इस मामले के लिए कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर रही है। लोग जॉब मांगने के लिए आते हैं लेकिन जॉब नहीं है, तो इसलिए पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। पॉलिटिकल पार्टी को शायद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, इतना खराब प्रॉब्लम हो सकता है ये। नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। While discussing the nature or types of unemployment, it is necessary to know the nature of economy. सबसे पहले तो इकोनॉमी समझो, because the nature of unemployment is different in developed country and underdeveloped country. डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग होता है। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज lack of effective demand resulted from trade cycle creates unemployment. तो मतलब यहाँ पे जो ट्रेड साइकिल है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इफेक्टिव डिमांड नहीं है इसलिए। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म। याद रखो डेवलप कंट्री यानी अमेरिका में 2008 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था। ग्रेट तो नहीं बोलूंगा, डिप्रेशन शुरू हुआ था। अब डिप्रेशन शुरू हुआ तो काफी लोगों की नौकरियां चली गई। तो क्या अभी तक वो अनएम्प्लॉयड है? ना, वो टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड हुए। जैसे ही वापस डिमांड स्टेबल हो गई तो वापस इनको जॉब मिल गई, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं। इन डेवलप कंट्रीज जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है? साइक्लिकल या तो फ्रिक्शनल। साइक्लिकल का मतलब जैसे बोला ने, डिप्रेशन आता है तो नौकरी चली जाती है, लेकिन वापस उसी इंसान को नौकरी मिल जाएगी अगर डिप्रेशन चला जाएगा तो। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी एक दूसरे को रिप्लेस करती है तब। विच कैन बी सॉल्व बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। Whereas in country like India, because of high population growth rate, labor supply constantly increases, but on the other hand, because of इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इंडिया में एक बार जॉब चली जाएगी ना तो दूसरी नौकरी ढूंढते ढूंढते इंसान बूढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब इंडिया में स्ट्रक्चर खराब है इकोनॉमी का, यानी मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही सेक्टर्स में होता नहीं है। लोग एडुकेटेड नहीं है। एडुकेटेड जो है भी नहीं तो वो भी इतने एडुकेटेड नहीं है जिसके कारण उनको तुरंत जॉब मिल जाए। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लेबर सप्लाई हो तो रही है लेकिन वो लेबर सप्लाई कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, उसके सामने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। एंड दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दिस कैन बी सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, social and political changes or through developing infrastructural facilities. कैसे किया जाता है ये? तो सोशल चेंजेस करो, सोसाइटी में बदलाव लाओ, इकोनॉमिक चेंजेस चाहिए, पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए, तब ये सब कुछ हो पाएगा। टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, श्री राजकृष्ण कमिटी रिपोर्ट in 2011-12 has given 4 measures. चार अलग अलग चीजें बताई गई। पहले टाइम, तो हमने ये देखा कि इफ any person has willingness and capacity to work but does not get work for more than 28 hours a week, काम करना है उसको, काम के लिए उसके पास कैपेसिटी भी है लेकिन उसको 28 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं मिलता है, तो ही इज सेड टू बी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है ऐसा माना जाएगा। बट जिसको 28 घंटे से ज़्यादा लेकिन 42 आवर्स से कम काम मिलता है, 28 घंटे से ज़्यादा लेकिन 42 आवर्स से कम काम मिलता है तो उसको लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड।
अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ऐसा माना जाएगा। फिर इनकम, व्हेन अ पर्सन गेट्स वेरी लेस इनकम which cannot solve the problem of his poverty, then from income point of view he is poor. In rural India especially this type of poverty is seen. किसमें देखो इनकम की बात करें अगर तो इनकम नहीं है, और इनकम कितनी चाहिए, जैसे समझो कि आपको अपना घर चलाने के लिए एक महीने के 30,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन आपको जो जॉब मिलती है ना उसमें से आपको सिर्फ 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब आप अनएम्प्लॉयड। पर कैसे, लेस देन इतना जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हो, नॉट बिकॉज कि आपके पास काम नहीं है, काम तो है लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना पगार नहीं मिल रहा है, तो इनकम कैटेगरी है। फिर विलिंगनेस, यानी वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लोअर कैटेगरी का मतलब वो समझो कि चार्टर अकाउंटेंट बना लेकिन फिर भी अभी उसके पास कोई काम नहीं है तो वो जॉब लेने के लिए जाता है तो क्लर्क की जॉब भी ले लेता है, यानी वो दूसरी जगह पे क्लर्क की तरह से भी काम करने को तैयार हो जाता है। लोअर कैडेट जॉब वो रेडीली एक्सेप्ट कर लेता है, कम यानी रिक्वायरमेंट की जॉब को भी, कम सैलरी वाली जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे भी विलिंगनेस से भी अपने देख सकते हैं इसमें। फिर आता है प्रोडक्टिविटी, व्हेन अ लेबरर इज वर्किंग with less than his actual productivity then production is less than his productive capacity। मतलब मैंने आपको बोला कि आपको 20 मीटर्स क्लोथ का बनाना है लेकिन आप खाली 10 मीटर बना रहे हो तो भी आप अनएम्प्लॉयड हो। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के 4 कैटेगरी, लेकिन ये किसने, राजकृष्ण कमिटी के रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था, राइट। आई विश कि आप लोग ये रीड करो। सी द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज those individuals who are ready to work at current wage rate and possess qualification but do not get any job are said to be fully unemployed or openly unemployed। यानी ओपनली अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या, पूरा कामज नहीं, कभी भी कामज नहीं मिला उनको, पूरे साल में काम नहीं मिला उनको, करंट वेज रेट के अंदर तैयार भी है काम करने के लिए, क्वालिफिकेशन भी है लेकिन जॉबज नहीं है उनके पास। कॉमनली द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीजेज फास्ट, यानी कंट्रीज लाइक इंडिया, और जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होता है, यानी लोग सिटी में बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो सिटी में इतने ज़्यादा लोगों को जॉब कैसे मिल सकती है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन सिटीज मोर इन सिटीज देन इन विलेज, यानी विलेज में कम है और सिटीज में ज़्यादा है। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब के लिए लोग सिटीज में आते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड और लेस ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन, अलग अलग कैटेगरी में एजुकेटेड भी आ जाते हैं सिटीज में काम की तलाश में, ट्रेनिंग ना मिली हो मजदूर लोग जिसको बोलते हैं, और कई बार तो स्किल्ड लोग भी यहाँ पे आ जाए, उनको लगता है कि सिटी में उनकी काम की कदर की जाएगी, उनकी क्वालिफिकेशन की कदर की जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है। पीपल विद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क बट सच पीपल कंज्यूम गुड्स एंड स्पेंड, वो गुड्स तो स्पेंड करेंगे, गुड्स के ऊपर पैसा खर्च तो करेंगे ना, तो ये बर्डन बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, और लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है। क्या, काम तो मिल जाए लेकिन काम में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ओपन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर अमंग द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर्स, 15 से 25 साल की एज ग्रुप के अंदर जो जवान जिसको बोला जाता है ना, वैसे लोगों के बीच में ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। टू गेट प्रॉपर नंबर to get proper number of open unemployed people is very difficult। तो इसमें 3 अलग अलग मेथड है जहां से अपने ये याद रखो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये कि कैसे जाना जाए। तो जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, पता है बड़ौदा में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहाँ पे, नर्मदा भवन में, वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। 10th पास करने के बाद आप 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाओ,
तो आपका नाम रजिस्टर्ड करवाया जाता है, और 10th के बेस के ऊपर जितनी भी जॉब्स हो ना उसके लेटर्स आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर 12th पास हो जाओ तो आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वहाँ जाके अपडेट करवा देने की। फिर अगर ग्रेजुएशन करो तो वापस अपडेट करवाओ। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पता चल जाता है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन उसमें से कितने लोगों को अभी तक जॉब मिल गई, जो नहीं मिली वो लोग अनएम्प्लॉयड है। फिर थ्रू सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, ये घर घर जाके पूछेंगे। अब ये शुरू होगा तुम्हारा कौन सा पॉपुलेशन सर्वे, तो इसमें घर में आके पूछेंगे कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम की तलाश में लेकिन काम नहीं मिला है। तो ये सब सर्वे हो गया है पूरा। और ये जो आगे लिखा है वो भी वही है, थ्रू सेंसस, यानी पॉपुलेशन के सर्वे से पता चल जाता है कि कितने लोग काम की तलाश में और काम नहीं मिल रहा उनको, ये उनको पता चल जाता है। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हेन लेबरर्स कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज फुल्ली, यानी काम है मेरे पास लेकिन पूरा काम नहीं है, मैं अपनी पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड फॉर सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट लेस कैपेबल जॉब इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। तो अंडर एम्प्लॉयड वो लोग हैं जिनके पास उनकी कैपेसिटी यूज करने के लिए काम है लेकिन पूरी तरह से कैपेसिटी यूज नहीं कर पाते। जो लोग 50 यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए वो 20-25 यूनिट में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जिनको दिन में 8 घंटे का काम मिलना चाहिए उनको 2-3 घंटे का खाली काम मिल रहा है, राइट? सो व्हेन अ लेबरर इज विलिंग एंड रेडी टू वर्क फॉर सर्टेन ईयर्स, कुछ साल के लिए वो लोग काम करने के लिए रेडी है, एंड डेज बट गेट्स जॉब फॉर लेस देन दोज आवर्स और डेज, यहाँ पे आवर्स आता है, ईयर्स लिखा है वहां पे आवर्स आता है, जो मैंने डार्क किया वहां पे आवर्स, ईयर्स नहीं आएगा, और डेज, देन ही इज सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल अ लेबरर working in industry or agricultural land gets work only for 5 hours instead of 8 hours, then he is said to be underemployed, यानी 8 में से 5 घंटे सिर्फ काम करता है तो अंडर एम्प्लॉयड है। अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग, in rural India, the seasonal unemployment in agricultural sector is a type of underemployment because सीजनल है ना, ये अभी बारिश की सीजन है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम रहेगा, ये अक्टूबर नवंबर तक काम रहता है। उसके बाद में ये लोग कौन सी रबी सीजन के अंदर दूसरी बार क्रॉप लेते हैं तो उस वक्त भी काम रहता है। फिर मार्च अप्रैल के अंदर वो बेकार हो जाते हैं, और वो कितने टाइम तक, 2-3-4 महीने तक, जब तक बारिश बराबर से नहीं होती तब तक वो बेरोजगार रहते हैं। तो ये भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है जो ज्ञान है। तो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग की सीजन के अंदर उनके पास काम है लेकिन उसके अलावा उनके पास काम बिल्कुल भी नहीं होता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे यहाँ पे किस पे, मॉनसून पे बेस्ड है, एंड ड्यू टू लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज, तो यहाँ पे इरिगेशन यानी सिंचाई, पानी खेतों तक आता नहीं है दूसरे कोई जरिए से बारिश के अलावा, तो इसलिए यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। सिमिलरली मेनी इंडिविजुअल्स डू नॉट गेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज, तो ये भी एक तरह से ऐसा है। जैसे आगे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई इंसान और उस बेचारे को किसमें काम करना पड़ता है, क्लर्क की तरह से काम करना पड़ता है, देन ही इज सेड टू बी unemployed, underemployed, sorry. For example, a person with the degree of computer engineer, लेकिन वो गैरेज में काम कर रहा है, तो मतलब कि उसके पास जितनी क्वालिफिकेशन वो पजेस करता है उसके मुताबिक कामज नहीं है, दैट पर्सन इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयड, राइट? तो अनएम्प्लॉयड और ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में और अंडर एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में एक दिन भी काम नहीं मिलता पूरे साल में, और अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम तो मिलता है लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, कम मिलता है काम। जबकि ये तो अजीब अजीब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे बेरोजगार के जिनको ढूंढना भी मुश्किल है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, इंडिया में कॉमन है ये। इन एनी एक्टिविटी, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो कि आपकी कोई खुद की दुकान है, फादर चलाते हैं, अभी तक अकेले चला रहे थे, आप ग्रेजुएट हुए या 12th पास हुए, उसके बाद में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, तो आपने क्या सोचा कि चलो अपने दुकान पे बैठ जाते हैं। तो दुकान पे आप बैठ तो गए लेकिन तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसके अंदर, भले तुम 10 जगह पे धक्के खाओगे लेकिन तुम्हारे बिना भी पहले दुकान चल रही थी ना, तो तुम्हारे आने से कोई फायदा नहीं हुआ दुकान के अंदर, राइट?
तो जो फायदा अगर ना हो या तो हो पर बहुत कम हो, तो इस तरह से तुम जो दुकान के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए चले गए तो तुम डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड बोले जाते हो। यानी मतलब पता चलता नहीं है कि तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम काम करते हुए दिख रहे हो लेकिन काम हो नहीं रहा है तुमसे कुछ भी ऐसा। सो देखो यहाँ मीनिंग, इन एनी एक्टिविटी इफ टू मेनी पर्सन आर एम्प्लॉयड, ये खास करके किस में देखने को मिलता है अपने, ये एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। जहाँ 10 लोगों की जरूरत होती है ना, वहाँ पे 12 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा है ना उसको निकाल भी दिया जाएगा तो भी टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल वी कैन नॉट रिमूव देम बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर रिमूव किया तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिमूव करे तो सही लेकिन किसको रिमूव करे, 12 में से किसका नंबर लगाए कि 2 को हटा दे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसी के कारण 12 लोगों को ही काम पे रखना पड़ता है, भले उसमें से 2 लोगों को निकालने के बावजूद भी तुम्हारे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना हो, फिर भी तुम कंटिन्यू करते हो ये। तो अगर कुछ लोगों को काम से निकाल भी दिया जाए तो भी टोटल प्रोडक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम मान के चलते कि देयर एग्जिस्ट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। Now, it could be also be defined as given the resources and technique of production in overpopulated developing economies, agriculture sector has zero marginal productivity. Then such countries are said to have disguised unemployment। यानी मतलब मैंने आगे बताया ना 10 की जगह पे 12 लोग काम करते हैं, तो 2 लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है, मतलब उनके बिना भी काम चल सकता है। सो इसको अपने क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। In relation to above definition, it can be said that disguised unemployment has zero marginal utility, zero marginal productivity, sorry, यानी प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है उनसे, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार ना होते हुए भी हम उसको रोजगारी दे रहे हैं, और वो यहाँ पे हमारे तो वहाँ काम तो कर रहे हैं लेकिन साथ में परेशानी भी दे रहे हैं। कैसे, जो पगार मैं 12 लोगों को दे रहा हूँ उस पर 10 लोगों का हक बनता था पहले, पर 12 आए इसलिए मुझे 12 लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब वो बेचारा जो 10 लोग सही में काम भी कर रहे हैं, उनकी पगार भी कट हो जाएगी, क्योंकि मैं तो एक दिमाग में कैलकुलेशन लेके चलता हूँ कि मेरा इतना प्रोडक्शन तो इतनी पगार दूंगा, तो वो पगार 10 में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो सबको ज्यादा मिलेगा, लेकिन 12 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कम मिलेगा ना सबको, ऐसा। इन इंडिया population is continuous constantly increasing, hence people demanding employment is also increasing at a higher rate. But in India, poor development of sectors other than agriculture puts heavy burden on agriculture sector. तो इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा कोई सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब जो भी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है वो लास्ट में कहाँ जाके टिक जाती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में से हम सरप्लस लेबर को निकाल भी देंगे ना, तो भी टोटल प्रोडक्शन कोई डिक्रीज होता नहीं है। As the marginal productivity of these laborers are zero, they are said to be disguisedly unemployed. In cities also, सिटी में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में जो होता है, कि सिटी में भी हम नॉर्मली देखते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इसमें इंडस्ट्रीज में जितने लोगों की जरूरत होती है ना, उससे 2-4 ज्यादा लोग काम करते हैं। तो कॉमनली द बिजनेस वेयर लेबर इज बोर्न बाय द फैमिलीज, मैंने अभी बोला ना आपको कि आपकी दुकान है खुद की, और अगर आपके फादर अकेले काम करते हैं, वो बराबर से कर पा रहे हैं, लेकिन आप ग्रेजुएट होने के बाद आपको लगता है कि जॉब नहीं मिल रही है, आप दुकान पे सेटल हो जाते हो, तो आप डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड हो, काम कर नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी क्या, इनकम का बंटवारा हो जाता है फादर एंड सन के बीच में। So families themselves and wages are not paid in monetary terms. In such cases, disguised unemployment takes place. तो जितने भी बेटे हैं ना, वो सब के सब बेटे फादर के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो, क्योंकि पगार थोड़ा देगा फादर, फादर तो उनको पहले भी पाल रहा था, अभी भी पाल रहा है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 हेक्टर लैंड इज टू बी ऑप्टिमली यूज्ड, देन मैक्सिमम 5 लेबरर को अपने एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क
द अदर 3 मेंबर्स, यानी 5 की जगह पे 8 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। तो यहाँ पे इससे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तो उतना जो हो रहा है। तो बाकी के जो 3 मेंबर को एक्स्ट्रा हमने ऐड किया ना, उनको अपने क्या बोलेंगे, दे आर डिसगाइजेडली अनएम्प्लॉयड, ऐसा बोलेंगे। दिस लेबलर्स विजिबली डू नॉट सीम, हमको तो लगता है कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, पर सही में उसमें से कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन निकाल भी दिया जाए तो भी टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ओके, तो देखो आज अपने यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में साइक्लिकल आता है, ये डेवलप कंट्री का है, फ्रिक्शनल और साइक्लिकल दोनों, इसलिए यहाँ पे अपना एक पार्ट कंप्लीट होता है। 4 दिन लगेंगे इसके चैप्टर को पूरा करने में, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, और 3 दिन चाहिए अभी और।